धूर्त बुढ़िया। बहुत समय पहले विलासनगर में श्रीधर व यशधर नाम के दो मित्र रहते थे। दोनों इतने पक्के दोस्त थे कि उनकी दोस्ती की लोग मिसाल दिया करते थे। दोनों गरीब घर के बेहद खूबसूरत नवयुवक थे। एक दिन यशधर की माँ उसके पिता से बोली, ए जी सुनते हो, अपना यश अब जवान हो गया है, उसके विवाह की भी कुछ सोचो। मैं भी यही सोच रहा हूँ यश की माँ, कोई सुशील लड़की मिलते ही बात पक्की कर दूंगा। तो मेरे विवाह की बात चल रही है, चलता हूं श्रीधर के पास, देखूं वो क्या कहता है। यशधर ने श्रीधर के घर पहुंचकर उसे सारी बात बताई तो, बधाई हो दोस्त, चाचा चाची द्वारा तुम्हारे विवाह की चिंता उचित ही है। अब बुढ़ापे में चाची को आराम भी तो मिलना चाहिए। मैं तो कहूंगा झटपट भाभी ले आओ। वो तो ठीक है मित्र, मगर विवाह के बाद मेरी पत्नी ना जाने कैसे आई, उसने हम दोनों की मित्रता को पसंद ना किया तो? हाँ, यह अवश्य चिंता की बात है। पराए घर की लड़की हम दोनों की दोस्ती के बीच दीवार भी बन सकती है। क्या ही अच्छा हो यदि हम दोनों दोस्तों का विवाह किसी ऐसे घर में हो जहां दो सगी बहनें हो। ठीक है मित्र, मेरे माता पिता जब भी मुझसे विवाह के संबंध में बात करेंगे, मैं उनके सामने यही शर्त रखूंगा कि हम दोनों दोस्त एक ही घर की दो सगी बहनों से विवाह करेंगे। बिल्कुल ठीक, इस तरह हमारी दोस्ती तो बनी रहेगी, हम आपस में रिश्तेदार भी बन जाएंगे। लेकिन किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है। यशधर के माता पिता पुत्र से बात करने के बाद उसके विवाह के लिए कहीं बातचीत करते उसके पहले ही विलासनगर में हैजे की महामारी का भयानक प्रकोप हुआ। राम नाम सत्य है। यशधर के माता पिता भी हैजे की महामारी के प्रकोप से ना बच सके। कुछ दिनों बाद, अब तो हम लोग बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं यश। चाचा चाची के स्वर्गवास के बाद तो अब इस शहर में मन ही नहीं लगता। ठीक कहते हो मित्र, महामारी के प्रकोप से कैसा उजाड़ हो गया है विलासनगर। रोजी रोजगार का भी कोई ठिकाना नहीं रह गया। फिर क्यों ना हम किसी दूसरे शहर में चलकर किस्मत आजमाएं। और फिर अगले ही दिन दोनों मित्र विलासनगर से किसी दूसरे शहर के लिए रवाना हो गए। अभी वे कुछ ही दूर पहुंचे थे कि क्यों यश, वो सामने एक दोराहा है, आगे कौन से रास्ते से चलना उचित होगा, इसका फैसला करने से पहले क्यों ना कुछ खा पी लिया जाए। ठीक कहते हो, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। मैंने सोच लिया है, हम दोनों एक साथ किसी एक ही रास्ते पर जाएंगे। नहीं दोस्त, यह ठीक है कि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, लेकिन एक ही रास्ते पर जाने से हम दोनों ही एक साथ किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। तब हम में से कोई भी एक दूसरे की मदद नहीं कर सकेगा। लेकिन अलग अलग रास्तों पर जाने से अगर हम में से कोई एक भी किसी मुसीबत में फंस गया तो दूसरा उसकी मदद के लिए आजाद रहेगा। लेकिन हम में से किसी को भी दूसरे की मुसीबत में फंसने की जानकारी भला कैसे लगेगी? आज से 1 वर्ष बाद हम दोनों ठीक इसी स्थान पर फिर से मिलेंगे। यदि तुम ना आए तो मैं समझूंगा कि तुम किसी मुसीबत में फंस गए हो, और मैं ना आया तो तुम यही समझना कि मैं किसी मुसीबत में फंस गया हूं। भोजन के उपरांत दोनों मित्र एक दूसरे से गले मिले और अलग अलग रास्तों पर चल दिए। हे भगवान, मेरे मित्र को हर मुसीबत से बचाना और वह जिस मंजिल पर भी पहुंचे उसे सदा खुश रखना। भगवान, मेरे बचपन के दोस्त का ख्याल रखना, उस पर कभी कोई विपत्ति ना आए, वो बहुत भोला है, उसकी रक्षा करना प्रभु। श्रीधर चलते चलते बुरी तरह थक गया तो कुछ देर यहीं आराम कर लूं, बहुत थकान हो रही है। और शेर की जब श्रीधर की आंख खुली तो उफ, शाम ढलने वाली है, रात होने से पहले ही ठहरने योग्य कोई उचित स्थान तलाश कर लूं। अचानक श्रीधर का हाथ अपनी चाबी पर गया तो वो चौंक सा गया। अरे यह क्या, मेरी चाबी? यह तो सोने की लग रही है। मेरी चाबी तो लोहे की थी, पर है तो यह भी मेरी चाबी ही, फिर यह सोने की कैसे हो गई? मेरे दादाजी ने एक बार पारस पत्थर की कहानी सुनाई थी, कहीं वैसे ही किसी पत्थर से छूकर तो यह चाबी सोने की नहीं बन गई? अरे यह पत्थर कैसा है, कहीं यह पारस पत्थर तो नहीं? इसे रखना चाहिए। श्रीधर ने जेब से कुछ सिक्के निकालकर पत्थर पर रगड़े। पलक झपकते ही सिक्के सोने के सिक्कों में बदल गए। यही है पारस पत्थर, मिल गया, मुझे खजाना मिल गया। हा हा हा, अब मैं करोड़पति हूं। पारस पत्थर संभाल कर अपनी पोटली में रख श्रीधर आगे बढ़ा और एक सुंदर नगर में पहुंचा। यह सराय ठीक रहेगी, यहीं ठहरता हूं। उस सराय की मालकिन एक कानी कुबड़ी धूर्त बुढ़िया थी। हे, मेरी सराय में तुम्हें अच्छा खाना, सोने के लिए शानदार पलंग, सब कुछ मिलेगा, मगर रोज एक सोने का सिक्का देना पड़ेगा। हे। अगर तुम्हारी सराय में मुझे पूरा आराम मिला तो मैं भी तुम्हें खुश कर दूंगा अम्मा। यह लो, 10 सिक्के पेशगी रख लो। क्या? अगले दिन श्रीधर ने एक लोहार से एक सोने के सिक्के के बदले लोहे की बहुत सारी छड़ें खरीद ली। इन छड़ों को पारस पत्थर से रगड़ दूंगा तो यह भी सोने की हो जाएगी, फिर मैं किसी लखपति से कम ना रहूंगा। सराय लौटकर, वाह, सारी छड़ें सोने की बन गई। अब इन्हें बेचकर कोई अच्छा सा मकान खरीद लिया जाए, मगर सबसे पहले अपने लिए शानदार पोशाक व एक घोड़ा खरीदूंगा। और फिर श्रीधर ने एक भव्य हवेली खरीदकर बहुत से नौकर चाकर भी रख लिए।
श्रीधर श्रीधर सेठ कहलाने लगा और फिर चापलूस खुशामदी लोगों की भीड़ श्रीधर को घेरे रहने लगी। वाह सेठ जी वाह, क्या दावत दी है, मजा आ गया। आप भी भोजन कीजिए ना सेठ जी। नहीं नहीं, आप लोग कीजिए भोजन, मैं सबको खिलाने के बाद ही खाऊंगा। रोज अनगिनत भिखारी श्रीधर की शानदार हवेली के सामने कतार बनकर खड़े हो जाते। किसी को उसके यहां से निराश नहीं लौटना पड़ता। आए, यह तो वही है जो पिछले माह मेरी सराय में ठहरा था। इसके पास इतना पैसा कहां से आया? जब मेरी सराय में आया था तब तो मामूली आदमी लग रहा था। जरूर इसमें कोई रहस्य है, मुझे पता लगाना चाहिए। कानी कुबड़ी सराय की मालकिन ने अपनी महाधूर्त इकलौती बेटी को श्रीधर की दिन दूनी रात चौगनी तरक्की के बारे में बताया। दोनों माँ बेटी अव्वल दर्जे की लालची व महाधूर्त थी। उन्होंने काफी सोच विचार किया और अगले दिन कानी कुबड़ी श्रीधर की हवेली पर पहुंच गई। हाय हाय, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, मुझे बचा लो बेटा, अब तुम ही मुझे बचा सकते हो। मालिक, हमने द्वार पर बहुत रोका इसे, मगर ये रुकी नहीं। कोई बात नहीं, तुम लोग जाओ। क्या बात है अम्मा, आप बड़ी परेशान नजर आ रही है। श्रीधर सराय की मालकिन को पहचान गया था। हाय बेटा, तुम एक बार मेरी सराय में क्या ठहरे, मैं तो बर्बाद हो गई। मेरी बेटी तुम्हें देखने के बाद से ही खाना पीना सोना हंसना सब कुछ भूल गई है। क्या? मैं सच कह रही हूँ बेटे, एक बार सिर्फ एक बार तुम मेरे साथ चल चलो, मुझे यकीन है तुम्हें देखते ही मेरी बेटी के होठों की मुस्कुराहट वापस लौट आएगी। कानी कुबड़ी सराय की मालकिन के अनुरोध के सम्मुख श्रीधर लाचार हो गया। वह सराय की मालकिन कानी कुबड़ी के साथ उसके घर गया। आप आ गए, मैं जानती थी आप जरूर आएंगे। सराय की मालकिन कानी कुबड़ी की बेटी रूपा 16 सिंगार कर आकर्षण रूप में जब श्रीधर के सामने आई तो वह ठगा सा रह गया। कैसी अद्वितीय सुंदरी है यह। मैंने बहुत चाहा था अपने दिल की बात कह दूं, मगर कह नहीं सकी। अब जबकि आप सब कुछ समझ ही गए, वादा कीजिए मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। उस दिन श्रीधर वहां रुका तो नहीं, लेकिन रूपा को देखकर वो कुछ ऐसा मुग्ध हुआ कि उस दिन के बाद से हर रोज वहां आने लगा। मैंने तो एक गरीब सीधे साधे आदमी को दिल दिया था। मैं ना जानती थी कि एक दिन आप इतने अमीर हो जाएंगे। आखिर इतनी जल्दी आपके पास ढेर सारी दौलत आ कहां से गई? यह सब इस पारस पत्थर का करिश्मा है प्रिय। इसका जिक्र तो सिर्फ कहानियों में सुना है, कहीं सचमुच थोड़े ही होते पारस पत्थर? नहीं, मेरे पास सचमुच पारस पत्थर है। तुम्हें यकीन नहीं आता तो यह देखो। पारस पत्थर के स्पर्श से ही वह पात्र सोने का हो गया। अरे वाह, यह तो सचमुच पारस पत्थर है, हमारा यह पात्र सोने का बन गया। और फिर अचानक, हाय हाय रूपा बेटी, हाय मैं मरी, कोई बचाओ मुझे। अरे ये तो मेरी माँ की आवाज है, जरूर फिर से दौरा पड़ गया है उन्हें, मैं देखती हूँ। ठहरो रूपा, मैं भी साथ ही चलता हूँ। श्रीधर रूपा के साथ दूसरे कमरे में पहुंचा तो कानी कुबड़ी बुढ़िया चारपाई पर पड़ी छटपटा रही थी। हाय, अब नहीं बचूंगी मैं, मेरे बाद मेरी बेटी का क्या होगा? हाय, अभी तो मैंने इसके हाथ भी पीले नहीं किए। क्या हुआ अम्मा, अचानक तुम्हारी तबीयत खराब कैसे हो गई? कुछ नहीं बेटा, बस आखिरी समय आ गया है मेरा, सिर दर्द से फटा जा रहा है, लगता है महात्मा का श्राप सच होकर रहेगा। महात्मा का श्राप? अब क्या बताऊं बेटा, हमारे खानदान पर किसी महात्मा का श्राप है। मेरी माँ और बड़ी बहन भी इसी दर्द से तड़प तड़प कर मरी थी और अब लगता है अब मेरी बारी है। हाय, क्या कोई इलाज नहीं है इसका? इलाज तो है इसका, मगर बेटे पारस पत्थर हम इंसानों को भला कहां से मिलेगा? हाय, पारस पत्थर? हाँ बेटे, मेरी माँ ने बताया था, जिस महात्मा का श्राप हमारे खानदान पर चला आ रहा है, उसी ने बताया था कि यदि खानदान की कोई औरत दर्द होने पर 3 दिन तक सुबह शाम 2 बार पारस पत्थर से अपना माथा रगड़ेगी तो ये दर्द हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। पारस पत्थर? पारस पत्थर तो मेरे पास है। क्या सच सच कह रहे हो तुम? नहीं नहीं, भला तुम्हारे पास कहां से आया होगा पारस पत्थर? नहीं माँ, यह सब सच है, इनके पास पारस पत्थर है। अगर सचमुच ऐसा है तो क्यों ना अपना पारस पत्थर 3 दिन के लिए हमें दे दो बेटे। हाय, सिर दर्द से जान निकली जा रही है। श्रीधर सीधा साधा भोला भाला इंसान था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के पारस पत्थर कानी कुबड़ी बूढ़ी के हवाले कर दिया। 3 दिन बाद जब श्रीधर ने अपना पारस पत्थर वापस मांगा तो क्या कहा? पारस पत्थर? झूठे मक्कार, तूने कभी देखा भी है पारस पत्थर? देख रही हो रूपा, तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने ही झूठ बोल रही है। मेरी माँ को झूठा कहता है दुष्ट? जा दफा हो जाए यहां से। शिकायत तो तू बाद में करेगा, पहले हमसे तो निपट ले। तो तुमने भी रंग बदल लिया। मैं महाराज से शिकायत करूंगा। हम तुझे शिकायत करने का मौका ही नहीं देंगे। हाय। उधर श्रीधर से अलग होकर यशधर राजगढ़ पहुंचा। वहां उफ, यह घोड़ा बिदक गया है, लगता है घुड़सवार गिर जाएगा। लगाम घुड़सवार के हाथ से छूट गई है। बचा। यशधर ने लगाम खींचकर बिदके हुए घोड़े को काबू में कर लिया था। तुम कौन हो युवक? हमारे राज्य के तो नहीं लगते। यशधर ने अपने बारे में घुड़सवार को बताया तो ओह, तो तुम्हें काम की तलाश है। हम यहाँ के महामंत्री हैं, तुम हमारे साथ दरबार में चलो। तुम्हारे जैसे बहादुर व्यक्ति को हम कोई ना कोई काम अवश्य दिलवा देंगे। महामंत्री यशधर की राज दरबार में ले गए और राजा को यशधर की बहादुरी के बारे में बताया। ठीक है, तुम आज से हमारे साथ रहोगे यशधर।
यशधर राजा के अंगरक्षक के रूप में उनके साथ रहने लगा। शिकार खेलने के अनेक अवसरों पर उसने हिंसक जंतुओं से राजा की जान भी बचाई। फिर एक दिन, तुम हमारे घनिष्ठ मित्र हो यशधर, हम इसलिए तुम्हें एक बहुत ही गोपनीय व आवश्यक कार्य सौंप रहे हैं। महाराज ने मुझे मित्र समझा, मेरा अहोभाग्य। हम अपने खजांची और कोतवाल पर शक है। तुम्हें गुप्त रूप से उन्हीं के बारे में जांच पड़ताल करनी है। हमने उनके बारे में कई बार शिकायतें सुनी हैं, किंतु जब तक उनके खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं हो, हम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। हमारा खजाना दिन ब दिन खाली होता जा रहा है और हमें शक है कि खजांची खजाने से धन चुरा रहा है। कोतवाल चोर बदमाशों में रिश्वत लेकर उन्हें छोड़ देता है। राज्य में अराजकता फैल रही है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। मुझे विश्वास है महाराज, कोतवाल और खजांची को जल्द ही सुधार दूंगा, या उनका असली चेहरा मैं शीघ्र ही आपके सामने बेनकाब कर दूंगा। कैसे? कल जब खजांची महोदय राज दरबार में आए, उन्हें आप क्रोध भरी नजरों से देखें और मुंह घुमा ले, उनसे ठीक से बात भी ना करें। अगले दिन राजा ने वैसा ही किया जैसा यशधर ने कहा था। महाराज बड़े क्रोध में लगते हैं। मेरे अभिवादन का भी उत्तर नहीं दिया, मुंह दूसरी ओर घुमा लिया। बात क्या है? उसी रात खजांची के घर पर, अरे यशधर बेटा तुम? चाचा, आप राज दरबार में महाराज के पिता के समय से खजांची के पद पर आसीन हैं, किंतु क्या बेटे, बात क्या है? जल्दी बताओ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। ना जाने क्यों आज राज दरबार में मुझे ऐसा लगा जैसे महाराज मुझसे बेहद क्रुद्ध हैं। तभी से मैं तुमसे मिलने की सोच रहा था। तुम तो महाराज से काफी खुले हुए हो। आपका अनुमान बिल्कुल ठीक है चाचा, महाराज आपसे सचमुच बेहद क्रुद्ध हैं। कारण सिर्फ यह है कि राज खजाने से काफी धन गायब हो रहा है और महाराज को पता लग गया है। वे आपके घर की तलाशी भी करवा सकते हैं। मुझे बचा लो बेटे, मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे जो मैंने अमानत में खयानत की। मैं सारा धन राज खजाने में पहुंचा दूंगा, बस मेरे घर की तलाशी ना हो, वरना मेरी सारी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। मैं महाराज को समझाने की चेष्टा करूंगा कि अभी 2-4 दिन आपके यहाँ की तलाशी ना ली जाए। तब तक आप खजाने से चुराया गया सारा धन वापस खजाने में पहुंचा दे, तब शायद मैं आपको बचा लूं। खजांची के यहां से यशधर सीधा राजमहल में महाराज के समक्ष पहुंचा। उपाय सफल रहा महाराज, अब आप कोतवाल के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करें। अगले दिन राजा ने कोतवाल को क्रोधपूर्वक देखा और उसके अभिवादन पर क्रोध से मुंह घुमा लिया। उफ, आज महाराज मुझसे नाराज हैं, जरूर कोई बात है। यशधर महाराज के काफी घनिष्ठ संगियों में है, उसी से पूछूंगा। उस दिन दरबार से निकलते ही कोतवाल सीधा यशधर के यहाँ पहुंचा। यशधर के रहने के लिए महाराज ने छोटा सा किंतु बेहद सुंदर घर बनवा दिया था। यशधर अपने घर में ही रहता था। संयोग से यशधर घर पर ही था। अरे आप कोतवाल जी, कहिए कैसे तकलीफ की? यूं ही आया था बेटे, तुम सुनाओ, सब कुशल मंगल तो है? महाराज नाराज तो नहीं है हमसे? अब क्या बताऊं कोतवाल जी, महाराज को खबर लग गई है कि आप रिश्वत लेकर चोर उचक्कों से छोड़ देते हैं, धन में हिस्सेदारी के लालच में डकैतों की मदद करते हैं। अब मैं तो आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अच्छा यही होगा कि भविष्य में आप महाराज को शिकायत का कोई अवसर ना दे। मैं वचन देता हूं बेटे, अब महाराज को कभी मुझसे कोई शिकायत का अवसर नहीं मिलेगा। अच्छा यही होगा कि आप अपने अपराधियों से जो रिश्वत लेकर धन एकत्र किया है, वह भी महाराज के नाम से गरीबों जरूरतमंदों को बांट दें, वरना महाराज सेनापति को हुक्म देकर आपकी कोठी की तलाशी करवाएंगे और अवैध रूप से एकत्र किया हुआ सारा धन जब्त कर लेंगे। नहीं, तुम जैसा कह रहे हो मैं वैसा ही करूंगा बेटे, किंतु महाराज द्वारा तलाशी ले जाने से बचा लो मुझे, वरना मेरी सारी इज्जत धूल में मिल जाएगी। यशधर ने कोतवाल को भी समझा बुझाकर भेज दिया। अब ये लोग निश्चय ही सुधर जाएंगे। धीरे धीरे यशधर राजा का निकटतम सलाहकार बन गया। 1 साल बीतने से कुछ ही दिन पहले, अरे मैं तो बिल्कुल ही भूल गया, श्रीधर से मिलने का दिन करीब आ रहा है। मैं महाराज से मिलकर 1 माह की छुट्टी ले लेता हूँ। 1 माह की छुट्टी? मगर किस लिए यशधर? महामंत्री तो तुम्हारे विवाह का जिक्र कर रहे थे। तुम तो जानते ही हो उनकी विवाह योग्य 2 कन्याएं हैं, जिनमें से बड़ी के लिए महामंत्री ने तुम्हें पसंद कर लिया है। यशधर ने जाने का कारण बता दिया। यह जानकर कि यशधर अपने पुराने मित्र से मिलने जा रहा है, महाराज ने खूब धन्य धान्य देकर राजसी ठाट बाट के साथ यशधर को विदा किया। मुझे राजकुमारों जैसे रूप में देखकर श्रीधर कितना खुश होगा। चलते चलते शाम हो गई। तभी यशधर को एक बाग नजर आया जिसके निकट एक सुंदर हवेली थी। वास्तव में वह एक खूबसूरत सराय थी। यशधर बाग में पहुंचा। मेरा नाम यशधर है, राजगढ़ से आया हूं, रात गुजारने के लिए थोड़ी जगह मिलेगी? अवश्य श्रीमान। एक सुंदर कमरे में यशधर के आराम के लिए इंतजाम कर दिया गया। आहा, क्या शानदार पलंग है। पलंग पर लेटते ही यशधर नींद में आ गया। आधी रात को यशधर की आंख खुली, पानी पीने के लिए वो उठा, तभी अचानक उसकी दृष्टि खिड़की से बाहर आसमान की ओर पड़ी। अरे यह क्या देख रहा हूं मैं? उड़न खटेले पर 2 परियां। हे भगवान, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं? यशधर धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकलकर बगीचे में आ गया और एक पेड़ के पीछे छुप गया। अरे वाह, यह तो बगीचे में उतर रही हैं। अरे परियों के हाथ में 2 शीशियां कैसी है? यह क्या? ये तो इनमें से एक शीशी खोलकर सूंघ रही हैं। आश्चर्य!
शीशी सूंघते ही परियां बंदरियां बन गई। परियों ने बगीचे से अनगिनत फल या फूल तोड़कर उड़न खटोले में रखे और उछलने कूदने नाचने लगी। तभी यशधर धीमे कदमों से उड़न खटोले की ओर बढ़ा और फिर खूब उछलने नाचने कूदने के बाद परियों ने दूसरी शीशी खोलकर सूंघी और फिर वे अपने वास्तविक रूप में आ गई। और फिर जब दोनों परियां वापस उड़न खटोले पहुंची तो अरे, हमारे उड़न खटोले पर ये क्यों बैठे हैं? आप कौन है? आपका उड़न खटोला बहुत अच्छा है, हमारे महाराज को बहुत पसंद आएगा। सोचता हूं महाराज से आपको इसकी कीमत दिलवा दूं। नहीं नहीं, हमारा उड़न खटोला छोड़ दीजिए, हम इसे किसी कीमत पे भी नहीं दे सकते। तो फिर आपके पास जो 2 जादुई शीशियां हैं वह मुझे दे दीजिए। नहीं, हम आपको नहीं दे सकेंगी। फिर आप वहां से जा भी नहीं सकेंगी। दे दो बहन, अगर हमें परीलोक पहुंचने में देर हुई तो महारानी नाराज हो जाएंगी। ठीक है, एक शर्त पर हमें शीशियां आपको दे सकती हैं। इन जादुई शीशों के जादुई प्रभाव का उपयोग आप किसी भले आदमी को सताने के लिए नहीं करेंगे। मुझे मंजूर है। दोनों शीशियां लेकर यशधर उड़न खटोले से उतर गया और परियां उड़न खटोले पर बैठकर उड़ गईं। मैंने निशान लगा लिए हैं ताकि पहचान बनी रहे कि कौन सी शीशी में बंदरिया बनाने वाली सुगंधी है और कौन से में वापस अपना रूप धारण करने की। अगले दिन यशधर फिर से अपने सफर पर रवाना हुआ। आज 1 वर्ष पूरा हो गया श्रीधर से बिछड़े हुए। कहीं वो मुझे भूल न गया हो। यही वह स्थान है जहां साल भर पहले हम लोग अलग हुए थे। जिस स्थान पर श्रीधर और यशधर साल भर पहले मिलने का वादा करके अलग हुए थे, वहीं यशधर 2 दिन तक श्रीधर का इंतजार करता रहा। मगर श्रीधर ना आया तो यशधर भी उसी रास्ते पर चल पड़ा जिस पर साल भर पूर्व पहले वो घर गया था। कुछ भी हो, मैं अपने मित्र का हालचाल मालूम करके ही लौटूंगा। चलते चलते यशधर उसी नगर में पहुंच गया जिसमें साल भर पहले श्रीधर पहुंचा था। काफी सुंदर व बड़ा नगर है। यहाँ श्रीधर का तलाश करना आसान कार्य ना होगा, फिर भी मैं अपनी कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। बहुत से लोगों से यशधर ने भी श्रीधर के बारे में पूछताछ की। काफी लोगों से पूछताछ करने के बाद अचानक एक जगह, श्रीधर, अरे भाई, कहीं आप सेठ श्रीधर के बारे में तो नहीं पूछ रहे? बेचारे बड़े दोनों सज्जन थे, बेचारे, जो साल भर पहले इसी शहर में आए थे। बेचारे? क्या मतलब? क्या वो? नहीं नहीं, है तो वो ठीक ठाक ही, मेरा मतलब जीवित है, किंतु पागल हो गए हैं सेठ श्रीधर। क्या क्या ये मेरे मित्र श्रीधर के बारे में बात कर रहे हैं? किंतु वह सेठ कैसे हो सकता है? फिर भी मुझे पता करना चाहिए। मुझे सेठ श्रीधर के बारे में कुछ और पूछताछ करनी चाहिए। क्यों भाई, सेठ श्रीधर आखिर पागल कैसे हो गए? अरे, नगर सराय की मालकिन कुबड़ी बुढ़िया की बेटी से शादी के बाद से ही पागल हो गए हैं सेठ श्रीधर। अब तो उन्हें देखे हुए भी जमाना हो गया, वरना एक वक्त था जब हमारी अच्छी दोस्ती थी सेठ जी से। अब तो वही धूर्त बुढ़िया सेठ जी की हवेली और धन दौलत की मालकिन है। मेरे मित्र ने विवाह कर लिया, किंतु हम दोनों ने तो एक साथ ही एक ही घर की 2 सगी बहनों से विवाह करने का निश्चय किया था। नहीं नहीं, यह सेठ श्रीधर मेरा दोस्त नहीं हो सकता, पर फिर भी एक नजर उसकी सूरत देख लेने में कोई हर्ज नहीं है। लोगों से पूछताछ करके यशधर सेठ श्रीधर की विशाल हवेली तक पहुंचा। यही है सेठ श्रीधर की हवेली, मगर सेठ श्रीधर कहां है? यशधर अंदर जाने लगा तो दरबार ने उसे रोक लिया। ए, तुम अंदर नहीं जा सकते, किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। किंतु मैं सेठ श्रीधर का मित्र हूं। तुम चाहे कोई भी हो, मालकिन की आज्ञा है किसी को अंदर जाने ना दिया जाए, और मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। यशधर ने दरबान को बहुत समझाया बुझाया, किंतु दरबान ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। इस दरबान से बहस करना बेकार है। तब घोड़ा यहां बांध दूं, फिर अंदर जाने का उपाय करता हूं। अब यह परियों द्वारा दी गई सुगंधी की शीशियों से मैं बंदर का रूप धारण कर लेता हूं। उछाल धम। बंदर बना यशधर हवेली की खिड़की के निकट पहुंचा और खुली हुई खिड़की से अंदर कूद गया। तभी, हाय राम बंदर, यह कहां से आ मरा? कानी कुबड़ी बूढ़ी ने बंदर को भगाने के लिए लाठी घुमाई, मगर सर्राट यशधर ने उछलकर छत से लटकता फानूस पकड़ लिया और फिर धड़ाम, हाय मैं मर गई। जब तक कानी कुबड़ी उठती, बंदर बना यशधर छलांग लगाकर उस कमरे से बाहर निकल गया। श्रीधर को ढूंढने के लिए यशधर ने हवेली का चप्पा चप्पा छान मारा। आखिरकार यह नीचे की सीढ़ियां कैसी जा रही हैं? शायद कोई तहखाना है, नीचे चलकर देखूं शायद वहां श्रीधर दिखाई पड़ जाए। और नीचे तहखाने में, हाय, लगता है जिंदगी भर इस तहखाने में ही सड़ना होगा मुझे। अपने घर में मुझे कैदी बना दिया है चुड़ैलों ने। काश मैं पारस पत्थर इन्हें ना देता। उफ, मेरे नौकर चाकर सभी को सोने का गुलाम बना दिया इन्होंने, सब बिक गए इनके हाथों। काश मेरे दोस्त यशधर को मालूम हो जाए मेरा ये हाल, तो वह मुझे यहां से निकालने का यत्न जरूर करेगा। श्रीधर आए? मेरे दोस्त यशधर की आवाज? नहीं, लगता मुझे भ्रम हुआ है। मगर यह बंदर यहां कहां से आ पहुंचा? श्रीधर को उलझन में पड़ा देख यशधर वास्तविक रूप में लाने वाली सुगंधी सूंघकर अपने असली रूप में प्रकट हुआ। यशधर, श्रीधर। गले मिलकर कुछ देर तक दोनों मित्र खुशी के आंसू बहाते रहे। फिर श्रीधर ने उसकी दुर्दशा का कारण जानने के बाद
मैं इन दुष्ट माँ बेटियों को जरूर सबक सिखाऊंगा। आज और सब्र कर लो, कल हर हालत में तुम कैद से आजाद होगे, यह मेरा वायदा है। और फिर पुनः बंदर बनकर यशधर उछलता कूदता हवेली से बाहर चला गया। धम! पेड़ की ओट में आकर उसने अपना वास्तविक रूप धारण किया। वहां से यशधर एक जौहरी की दुकान पर पहुंचा। 2 इत्रदान बनवाने हैं, एक चांदी का, एक सोने का, हीरे मोतियों से जड़े हुए हैं। बन जाएंगे हुजूर? आज ही? आज कैसे बन सकते हैं हुजूर? कुछ दिन तो लगेंगे ही, किंतु मेरे पास इतना वक्त नहीं है। कीमत मैं आपको मुंह मांगी देने के लिए तैयार हूं, किंतु इत्रदान मुझे कल सुबह तक तो हर हालत में चाहिए। मुंह मांगी कीमत मिलने पर भला जौहरी इत्रदान कैसे ना तैयार करता। उसने दिन रात एक करके खूबसूरत इत्रदान तैयार किए और अगली सुबह जब यशधर जौहरी की दुकान में आया, यह लीजिए हुजूर, इत्रदान बिल्कुल तैयार ही कर रखे हैं। फिर यशधर ने बहुत सारे इत्रों की शीशियां खरीदकर इत्रदानों में रख ली। यशधर ने सोने के इत्रदान में अपने पास की दोनों शीशियों में से एक शीशी रख ली। अब ठीक है। उसके बाद वह हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंचा। अरे तुमसे कल कहा था ना कि अंदर जाने की किसी को इजाजत नहीं है। सुनो भाई, मैं अदन से आया हूं, इत्र का व्यापारी हूं। सेठ श्रीधर हमेशा मुझसे कुछ ना कुछ इत्र की शीशियां खरीदते रहे हैं। जब भी मैं आया कभी निराश नहीं लौटा। इस बार भी एक खास इत्र लेकर आया हूं, जिसे एक बार सूंघ लेने से आदमी की उम्र 20 बरस बढ़ जाती है। क्या कहा? सच? यदि ऐसा इत्र है तो 1-2 बार मुझे भी सूंघने दो ना। 1-2 बार? अरे यार, मैं तुम्हें पूरी एक शीशी दे दूंगा मुफ्त में, लेकिन सेठ जी या सेठानी जी से एक बार मिलवा तो दो। सेठ जी से तो नहीं, हाँ सेठानी जी से मैं जरूर तुम्हारी मुलाकात करवा सकता हूं। अरे तो उन्हीं से मुलाकात करवा दो, हमें तो इत्र बेचने से मतलब है, लेकिन पहले इत्र की एक शीशी तो मुझे दो। जरूर भाई, ये लो। यशधर ने चांदी के इत्रदान से इत्र की कीमती शीशी दरबान को मुफ्त में दे दी। और फिर दरबान ने कानी कुबड़ी बूढ़ी और रूपा को जाकर बताया, मालकिन, अदन से एक इत्र का व्यापारी आया है। वो बहुत पीछे पड़ा है कि मुझे मालिक या मालकिन किसी से भी मिलवा दो। कानी कुबड़ी बुढ़िया व उसकी बेटी रूपा ने यशधर को बैठक में बुलवाया। कैसे कैसे इत्र हैं तुम्हारे पास? हसीनाओं का हुस्न, दिन दुना रात चौगना निखारने वाला इत्र, उम्र बढ़ाने वाला इत्र, सौंदर्य निखारने वाला इत्र दिखाओ मुझे। उम्र बढ़ाने वाला इत्र कौन सा है? यह इत्र सूंघकर देखिए आपका सौंदर्य अप्सराओं को भी मात देने लगेगा। यशधर ने सोने के इत्रदान से बंदरिया बनाने वाली सुगंधी की शीशी निकालकर खोली और रूपा की नाक की ओर बढ़ा दी। रूपा ने जैसे सुगंधी को सूंघा, अरे रे रे, और देखते ही देखते रूपा बंदरिया बन गई। तो हाय हाय कमबख्त, क्या कर दिया तूने मेरी बच्ची को? यशधर ने तुरंत ही कानी कुबड़ी बूढ़ी की लाठी उससे छीन ली। धड़ाम! हाय मर गई, मार डाला रे, हाय कोई बचाओ। कोई नहीं बचाएगा, जो आएगा उसे भी मैं बंदरिया बना दूंगा। हाय मेरी बच्ची को क्यों मार रहा है कमबख्त? बड़े नाजों से पाला है मैंने अपनी लड़की को। मारूंगा 10 और गिनूंगा 1, वह भी 100 तक गिनती पूरी होने तक। खैर चाहती है तो जल्दी से मेरे मित्र श्रीधर को तहखाने से निकालकर मेरे सामने ला। अरे अभी लाती हूं, मगर भगवान के लिए मेरी फूल सी बिटिया को मत मारो। धड़ाक! तू जितनी जल्दी मेरे मित्र को मेरे सामने लाएगी, तेरी बंदरिया उतनी मार कम खाएगी। जल्दी कर। कानी कुबड़ी बुढ़िया आंधी तूफान की तरह तहखाने में गई और लोहे की जंजीरों से श्रीधर को आजाद कर वापस लौटी। अब तो दया करो, मेरी बेटी को फिर से पहले जैसा बना दो। पहले मेरे मित्र का पारस पत्थर तो उसके हवाले कर दे चुड़ैल। हाय, यह कमबख्त तो सबको जानता है। मम्मा, मेरे पास कोई पारस पत्थर नहीं है भाई। धड़ाक! हाय मर गए। लाती है पारस पत्थर या और लगाऊं? लाती हूं, अभी लाती हूं। थोड़ी देर बाद, यह लो पारस पत्थर, अब तो मेरी बेटी को फिर से पहले जैसा बना दो। यही है मेरा पारस पत्थर। तुम्हारी बेटी अपने असली रूप में आ सकती है, किंतु पहले तुम यह उम्र बढ़ाने वाला इत्र सूंघ लो। नहीं, तुम इन इत्र को सूंघाकर मुझे भी बंदरिया बना दोगे। ले भाई बंदरिया, तेरी मां नहीं चाहती कि तू पहले जैसे सुंदर बन जाए। बंदरिया बनी रूपा के दिमाग पर जैसे पत्थर पड़ गए थे। वह दांत किटकिटाती हुई अपनी कानी कुबड़ी बूढ़ी मां पर झपटी। हाय, मुझे मेरी बेटी से बचाओ। चलो मित्र, अब तुम मेरे साथ चलो। इन मां बेटियों को अपने किए की सजा मिल चुकी है, अब यहां रुकना व्यर्थ है। श्रीधर को साथ लेकर यशधर फिर से राजगढ़ की ओर रवाना हुआ। श्रीधर का पारस पत्थर उसके साथ ही था। जब वे राजगढ़ पहुंचे, अरे यशधर बेटे, तुम आ गए। साथ में एक सुंदर सजीला युवक भी है। यह जरूर यशधर का सच्चा मित्र श्रीधर होगा। कुछ दिन बाद, आपने हमें बुलाया महाराज? हाँ यश, तुम जानते हो कि महामंत्री जी की विवाह योग्य 2 कन्याएं हैं। बड़ी का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहते हैं और हमारी सलाह यह है कि छोटी का विवाह श्रीधर से कर दिया जाए, बशर्ते श्रीधर को मंजूर हो। श्रीधर को भला क्या आपत्ति होनी थी? यशधर व श्रीधर तो चाहते ही थे कि उनका विवाह एक ही घर की 2 बहनों से हो, और उनकी इच्छा आखिरकार पूरी हो ही गई। एक शुभ मुहूर्त में दोनों मित्रों का विवाह एक ही लगन मंडप में बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ।
विवाह के कई माह के बाद एक दिन जब दोनों मित्र अपनी पत्नियों के साथ भ्रमण पर थे, एक स्थान पर कभी थी कहानियां भूवंदी, लालच की हर बात है गंदी। आया था भूचाल भयंकर, टूटी नगर सराय अति सुंदर। जान बच गई जाने कैसे, देना भैया पैसे दो पैसे। हाय मुझ दुखियारी, वक्त की मारी को भगवान ने सजा दी। आप लोग तो दया कीजिए माई बाप। अरे ये तो वही बुढ़िया है। डम 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 डम। समाप्त। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।